हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी केमिस्ट्री की मेंटोर दिव्यांगना सिंह आपको इस वीडियो में इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक है, का एक चैप्टर है वेव मैकेनिकल कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका एक टॉपिक है स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स रूल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस टॉपिक को समझेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके क्या एप्लीकेशंस होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं हमारा जो डीएनएस का क्रैश कोर्स है उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। तो CUET PG के प्रिपरेशन के लिए जो डीएनएस है उसने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, CUET MSc केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें कि आपको मैं दिव्यांगना सिंह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, CUET की प्रिपरेशन में आप लोगों की मदद करूंगी। तो इसमें ये ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स की फ़ीचर्स हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको अटेंड करने होंगे। दूसरा, आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे। आपका जो भी टॉपिक, आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे। थर्ड, आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। वीक में आपके एक ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर होगा। वीक में अगर वीक में 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उस चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस को क्रिएट करके क्वेश्चंस आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट दिलाया जाएगा। ठीक है, फोर्थ है आपका जो MSc केमिस्ट्री का PYQ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सॉल्यूशंस भी आपको क्वेश्चंस के बैक ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, आपका डाउट सेशन भी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी। आपको जो भी डाउट होगा, जो भी परेशानी होगी, आप इस नंबर पे, ये जो कॉल और व्हाट्सएप दिया हो ना 6387986764, इस नंबर पे आप कॉल करके आपको जो भी इस फीचर्स, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी लेनी होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज आई होंगी, वो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। उसके बाद से आप इस कोर्स को परचेज़ करिए, कोर्स को ख़रीदिए। ये कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ 1999 में है। मात्र 1999 रुपये में आपको इतने सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। आपको CUET MSc की प्रिपरेशन कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आपका जब तक MSc एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। तो ये हमारे फीचर्स हैं इस कोर्स के। और ये कोर्स जो है आपका वो DNS एजुकेयर ऐप पे ही चलाया जाएगा, जो आपको प्ले स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाके आप DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज़ करके आप इस कोर्स को अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तो ये हमारे कोर्स का एक छोटा सा इंट्रो था, वो हमने दे दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है हमारा? स्लेटर्स रूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो ये देखिए, एक इसने मतलब डेफिनेशन देने से पहले एक क्राइटेरिया है। क्या है ये? कि कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, because of the electrostatic repulsion by other electrons in the same or other orbitals, the nuclear charge felt by this electron will be less than the actual nuclear charge. जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज हमारा अप्लाई हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, वो हमारा कम लगेगा। ठीक है, तो वो उस जो चार्ज को, जो वो चार्ज है रिड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि वो बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे
उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के से शील्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिड्यूस्ड चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस चार्ज जो उसमें पूरा अपना नहीं चार्ज लगा पा रहा है, वो जो चार्ज को रिड्यूस कर दे रहा है, उस रिड्यूस चार्ज को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझते हैं, देखिए एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए देखते हैं। ये हमारा n इक्वल्स टू 2 है और ये n इक्वल्स टू 1, मतलब कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। इस ऑर्बिटल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, और दूसरे वाले ऑर्बिटल में हमारे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स, ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमारा जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को बांधे रखा हुआ है। लेकिन ये जो पहले ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच का जो ये होगा, ये रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेंगे एक दूसरे के बीच में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे सेम चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव हमारा रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिटल के, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है? एक बार इसे डिलीट करते हैं, इरेज ऑल, ठीक है। क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिटल का और ये इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, स्क्रीन की तरह। आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन की तरह एक, मतलब वो इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में खड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये मतलब ये जो पहला ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा, क्योंकि ये पहले से इस चीज़ को शील्ड कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम लगाएगा। जो रियल का एक्चुअल उसका न्यूक्लियस चार्ज है वो एज़ कम्पेयर टू शील्डिंग, अगर शील्डिंग आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए देयर इज रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के रिडक्शन में, न्यूक्लियर चार्ज का जो रिडक्शन हो रहा है किसके कारण? स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। उसको हम लोग, उसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, उसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। और यहाँ पे यहीं पे देखिए द डिक्रीमेंट इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो कमी आ रही है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है, क्यों? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसी को हम लोग स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? न्यूक्लियस आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो कमी आ रही है इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कम हुआ है उसी को हम लोग स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो हमारा
न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा रिड्यूस हो रहा है इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, उसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हम, ठीक है। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं इसको। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम और अदर ऑर्बिटल्स, ये भी आपको समझ में आ रहा है। द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ये भी आपको मैंने समझा दिया। दिस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी स्क्रीन्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, ये भी आप लोग को मैंने समझा दिया। एंड द रिड्यूस्ड चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो हमारा रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज हमारा है, वो कौन इलेक्ट्रॉन जो है वो महसूस कर रहा है, उस पर कम न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, उसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। The decrement in force of attraction between the nucleus and the valence electron due to their inter-electronic repulsion is known as screening or shield effect। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में है, उसमें कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स के कारण जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है, उसी को हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें कमी आ रही है, उसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले। तो ये देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है। जो न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ रही है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रहा है, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। किसकी वजह से? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो उसको हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन द कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम मे बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड एक्चुअल माइनस एस, ठीक है। जेड इफेक्टिव आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड एक्चुअल मतलब आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड एक्चुअल आपका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, वो है। और माइनस एस, एस आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट और या फिर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो शील्डिंग कांस्टेंट है, इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। द स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज इवैल्यूएटेड बाय द फॉलोइंग एम्पिरिकल रूल्स नोन एज स्लेटर्स रूल। इसी को हम स्लेटर्स रूल बोलते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए जो हमारे पास रूल्स दिए गए हुए हैं, इसको हम स्लेटर्स रूल बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रूल्स क्या क्या हैं। स्लेटर्स रूल्स आर रिटन एज फॉलोज, ठीक है। पहला रूल, द वेरियस ऑर्बिटल्स आर ग्रुप्ड एज फॉलोज एंड रिटन इन द ऑर्बिटल गिवन बिलो स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो रूल नंबर पहला है वो क्या कह रहा है कि आपका जो हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना, आफ्बाउ प्रिंसिपल से हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p6, 4:2, 3d, 10 ऐसे करके, ठीक है। तो फिलिंग हम ऑर्बिटल्स में सेम तरीके से करेंगे, ऑफबाउ प्रिंसिपल के ही तरीके से करेंगे। जैसे ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो सबसे कम एनर्जी का है उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करते हैं। तो सेम वही उसी कंडीशन से होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस लाई गई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो सही जा रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक सही जा रहा है। 3p के बाद हमारा 4s आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 3d, ठीक है।
तो ये बस आपको याद रखना है कि 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s की जगह 3d, मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले जो शेल्स हैं उसको एक साथ रखने हैं। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए 1s 2s 2p एक साथ, 3s 3p एक साथ, 3d एक साथ, 4s 4p एक साथ, 4d एक साथ, फिर 4f एक साथ, फिर 5s 5p, ऐसे करके ये हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन निकालने तो सबको आता ही है, बस यही करना रहेगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको साथ में रखने हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप ऑफ sp, ठीक है, sp इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट s इज द सम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उस पॉइंट्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल है n = 1, ये दूसरा ऑर्बिटल है n = 2, मान लीजिए यहाँ पे तीसरा ऑर्बिटल आ गया n = 3, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें इस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, स्क्रीनिंग शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो ये जो ये वाला इस वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा, इसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बस यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो ये जिस इलेक्ट्रॉन का हमें शील्डिंग इफेक्ट पूछेगा उसके राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, भले वो आपके क्या कहलाता है उसमें आए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आए। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया कि नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स लाइंग ऑन द राइट साइड। राइट साइड आपको बताया ना कि राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी रहता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। राइट साइड ऑफ द ग्रुप इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो इसका ये पहला। दूसरा पॉइंट हम चेक एक बार देख लेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 फ्रॉम एवरी अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, से ns एंड np अंडर कंसिडरेशन। अगर s और p ऑर्बिटल का अगर आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने को बोल रहा है तो वो 0.35 का कंट्रीब्यूशन देंगे, ये आप याद रखिएगा। अगर आपका 1s ऑर्बिटल का पूछता है, 1s ऑर्बिटल का पूछता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो उसके लिए 0.30 उसका कंसिडरेशन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.30 का होगा 1s ऑर्बिटल का अगर पूछता है तो, ठीक है। अगर वहीं पे ये ns और np नॉर्मल था, मान लीजिए 2s 2p आ जाता है, 3s 3p आ जाता है, 4s 4p आ जाता है, तो उसके लिए 0.35 होगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन 1s के लिए 0.30 कंट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें राइट साइड के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ns एंड np के लिए 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा, और 1s ऑर्बिटल के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.30 कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85 पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉन्स विथ क्वांटम नंबर n-1। अब इसको समझिए। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 3s इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर 3p इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको शील्डिंग कांस्टेंट पूछा है कि 3p इलेक्ट्रॉन का 3p ऑर्बिटल का आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला है। तो 3p तो उसका क्वांटम नंबर 3 हो गया, n-1 कर देंगे तो 2s 2p हो जाएगा। तो 2s 2p भी तो ऑब्वियसली उस कन्फिग्रेशन में होंगे, तो 2s 2p के लिए आपका 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है।
0.85 आपका n-1 क्वांटम नंबर के लिए 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा। फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है कि n-2 क्वांटम नंबर के लिए और उसके बाद से जितने भी और भी मान लीजिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं, तो उसके लिए हम 1.0 कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन होगा उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप याद कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या था कि राइट साइड अगर कोई ऑर्बिटल का पूछा है, अगर उस ऑर्बिटल के राइट साइड में और कन्फिग्रेशन में और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें कंसीडर नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या था कि NS और NP इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा और सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है ऑर्बिटल का, 1s ऑर्बिटल पूछता है तो उसके लिए 0.30 होगा। ठीक है, n-1 क्वांटम नंबर के लिए 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा और n-2 एंड नेक्स्ट इनर शेल के लिए 1.0 होगा कंट्रीब्यूशन। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप ऑफ D और F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये समझ गए। अभी तक तो sp चल रहा था, D एंड F ऑर्बिटल्स में अब क्या होगा कि जो दूसरे वाले पॉइंट का पहला दूसरा रूल तो अप्लाई होगा, सेम वैसे ही होगा कि राइट साइड को कंसीडर नहीं करेंगे और NS-NP के लिए 0.30 होगा और एक और था ना, क्या था, 1s ऑर्बिटल के लिए 0.30 होगा। लेकिन जो दूसरे पॉइंट का तीसरा और फोर्थ सब पॉइंट्स थे वो नहीं यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्या क्या था कि n-1 क्वांटम नंबर के लिए 0.85 और n-2 एंड नेक्स्ट इनर शेल के लिए 1.0। यहाँ पे सीधा सीधा जितने भी इनर शेल्स आएंगे उसके लिए 1.0 ही अप्लाई होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। सीधा इसमें D एंड F ऑर्बिटल्स के लिए 3 ही रूल हैं। पहला रूल ये है कि राइट साइड में अगर आता है कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स तो उसको नेग्लेक्ट करना है। दूसरा आपका ये आएगा कि अगर S और P ऑर्बिटल्स हैं तो उसके लिए 0.30 होने चाहिए, 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा और 1s ऑर्बिटल है तो उसके लिए 0.30 कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद से जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं उसके लिए आपका 1.0 कंट्रीब्यूशन होगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 5 पॉइंट्स ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, अब हीलियम एटम के 1s इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानना चाह रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा हीलियम एटम, होपफुली मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ा सा, हीलियम एटम का जो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 1s2, ठीक है, ये हमारा इसका कन्फिग्रेशन हो गया। अब ये 1s का ही पूछा है, 1s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा है। तो जेड इफेक्टिव आपको हम अभी हमने बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड एक्चुअल माइनस एस। जेड एक्चुअल आपका एटॉमिक नंबर था, तो एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया कि क्या होता है। एस क्या था आपका, स्क्रीनिंग कांस्टेंट था। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस एस। ठीक है, यहाँ पे चलिए S निकालते हैं। S हमारा निकालना है 1s के लिए। ठीक है, तो 1s ऑफ हीलियम पूछा है तो एक S, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का पूछा ही है। ठीक है, इसने पूछा ही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय 1s। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो इसमें बचेगा कितना है, और इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इसने पूछा है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो S हमारा निकालने का क्या था कि 1, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इनटू हमारा जो 1s का सेकेंड रूल्स जो थे, स्लेटर्स रूल, उसका सेकेंड पॉइंट का
फर्स्ट सब पॉइंट क्या था कि NS एंड NP के लिए 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा और N1S के लिए 0.30 कंट्रीब्यूशन होगा, तो 0.30, ठीक है। यहाँ पे हम 1 इंटू 0.30 तो 0.30, ठीक है। अब यहाँ पे Z इफेक्टिव निकालते हैं, लिख जाओ, हाँ। तो Z क्या है आपका 2 है, और 2 माइनस 0.30, सॉरी, Z इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 माइनस 0.30। ये आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आएगा क्या, एक बार रुक जाइए, S निकालते हैं हम 1 इंटू 0.30, तो ये हमारा आ गया 0.30। Z इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 माइनस 0.30, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे आपका आंसर 1.70। तो ये आपका 1s ऑफ हीलियम का आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ठीक है। ये आपको निकालने का मैंने एक प्रोसेस बता दिया। ये 2 बार मैंने समझाया है, तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आप बैक करके आप इसे देख लीजिएगा। ये Z इफेक्टिव आपका 1.70 आ गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉरी, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय अ 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो पहले इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। व्हाट विल बी द, एक पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय अ 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इट्स 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि 2p इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन का हमारा 7 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना होगा 3, ठीक है। ये हमारा एक साथ, ये एक साथ। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम Z इफेक्टिव निकालते हैं। Z इफेक्टिव निकालना है हमारा 2p इलेक्ट्रॉन के लिए। 2p इलेक्ट्रॉन, तो इसके एक 2p इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक 2p इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो हमारे पास और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है s इलेक्ट्रॉन में, तो 2 + 2 4, हमारे 2s और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि ये किस रूल में आता है, तो हमने आपको रूल नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट बताया था कि NS एंड NP ऑर्बिटल के लिए 0.35 का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे निकालते हैं हम S, ठीक है। S इक्वल्स टू, ठीक है, 4 इंटू 0.35, ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या था, हमने दूसरा जो उसका दूसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट जो था सेकेंड रूल का, क्या सब पॉइंट था कि n-1 क्वांटम नंबर के लिए 0.85
कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अब ये n है, यहाँ पे 2 जो है हमारा 2 ऑर्बिटल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और उसके बाद से अब n-1 करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा n-1 क्वांटम नंबर के लिए 0.85 का था, और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2, तो 2 इंटू 0.85, ये हम अगर इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 0.35 का हो जाता है 1.40, हाँ, और 2 इंटू 0.85 का हो जाएगा 1.70। तो अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 1.40 प्लस 1.70 इक्वल्स टू आ जाएगा 3.10। ठीक है, ये हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2p ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया। अब इसको फिर जेड इफेक्टिव निकालते हैं, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला है, आपको पता है, जेड एक्चुअल माइनस एस हमारा कितना आया था? 3.10। तो जेड एक्चुअल क्या था हमारा? नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 7 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आया था? 3.10। इसको हम अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है? 3.90। ये आपका जेड इफेक्टिव हो जाएगा, किसका? ऑफ 2p ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये आपका जेड इफेक्टिव हो गया। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय इट्स 1s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसका है नाइट्रोजन 7, ठीक है, 1s2 2s2 2p6। ठीक, वन एस इसके बारे में पूछा है। तो हमने जो स्लेटर्स रूल था उसका सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा है? सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट था कि अगर इस किसी भी ऑर्बिटल के बारे में शील्डिंग कांस्टेंट पूछ रहा है और उसके राइट में अगर और भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? इसका एक रीज़न है कि मान लीजिए आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, किसी भी एटम के पास 2 ऑर्बिटल हैं, तो उस ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और तीसरा ऑर्बिटल भी आ गया, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन आपका हम सेकेंड ऑर्बिटल से शील्डिंग कांस्टेंट पूछ रहा है। तो शील्डिंग कांस्टेंट सेकंड ऑर्बिटल से पूछ रहा है, तो उसको न्यूक्लियस से बचाने वाला तो पहला ही ऑर्बिटल होगा ना। लास्ट वाला ऑर्बिटल कैसे बचाएगा उसको? क्योंकि वो तो पहले ही आ जा रहा है, लास्ट वाले ऑर्बिटल के पहले ही सेकंड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पहला ऑर्बिटल ही आपको सेकंड ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच में स्क्रीन या फिर शील्डिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग राइट वाले को नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। और सेकेंड पॉइंट ही जो था हमारा स्लेटर्स रूल का, उसी का कौन सा एक और पॉइंट था? पहला ही पॉइंट था, हाँ, पहला ही पॉइंट था कि 1s अगर ऑर्बिटल का पूछता है तो हम वहाँ पे क्या 0.30 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको एक बार निकालते हैं। चलिए, तो S इक्वल्स टू अब 1s के बारे में पूछा है, तो 1s पूछा है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास बचेगा, तो 1 इंटू 0.30, और ठीक है, इसको हम यहाँ पे 0.30 आ गया। जेड इफेक्टिव हो जाएगा आपका, जेड एक्चुअल वो तो सेम ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम का ही पूछा है। तो नाइट्रोजन एटम का जेड क्या होता है? 7 होता है एटॉमिक नंबर, माइनस 0.30, ये हमारा आ जाएगा कितना? इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा 7 माइनस 0.30, ये हो जाएगा
6.70। जेड इफेक्टिव किसका? 1s ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, होपफुली आपको ये भी न्यूमेरिकल, ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम। ठीक है, देखिए इसमें भी आपके रूल्स आ जाएंगे। 3d, अब क्रोमियम एटम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद से देखिए हम लोग नॉर्मली जो कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो उसके बाद से 4s आता है, लेकिन हमारा जो स्लेटर्स रूल का पहला रूल ही क्या था कि हमें यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करना है। तो 3s2 3p के बाद 4s नहीं, हम 3d लिखेंगे। ठीक है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जो पहले भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भरते हैं। तो 3d में कितना है, यहाँ पे क्रोमियम का 24 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके बाद से आएगा 4s2। अब चलिए इसमें हमारा पूछा है 3d इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसने स्लेटर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा है। तो इसके लिए हम 3d का पहले शील्डिंग कांस्टेंट निकालेंगे। तो अब देखिए ये हमारा रूल नंबर सेकेंड का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर ये इस ऑर्बिटल का हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछता है तो उसके राइट में प्रेजेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी ऑर्बिटल हमारे काम नहीं आएगा। तो इसका हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं निकालेंगे। निकालना हमें किसका है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d का। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मान लीजिए हम फिर से लिखते हैं, सॉरी, क्रोमियम। ठीक है, 1s2 2p6 2 सॉरी 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 3p6 3d 5 4s2। समझ में आ गया होगा आपको होपफुली। पता नहीं राइटिंग आप लोग को समझ में आ रही होगी कि नहीं। इसको हमें कैलकुलेट करना नहीं है, ये मैंने पहले ही समझा दिया। 3d का पूछा है तो हमें 3d एक इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो इसमें और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचे। और d सब शेल के लिए हमारे पास क्या था कि d और f ऑर्बिटल का अगर पूछता है तो हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके लिए 0.35 ही लगेगा। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके लिए हमारे कंट्रीब्यूशन जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स का वो 1.0 हो जाएगा। तो ये 4 है, यहाँ पे 4 डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 × 0.35 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाद से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, इसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन 1.0 से ही होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 6 2 8 6 2 8 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? 1.0 का। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। s इक्वल्स टू, यहाँ s इक्वल्स टू लिख देते हैं। s इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 0.35 हो जाता है हमारा कितना? 1.40 शायद 20 40 12। हाँ ठीक है,
और प्लस करेंगे और 18 इंटू 1.0 या फिर 1 से कर लेंगे तो 18, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 19.40, ठीक है। तो हमारा जो 3D का स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो हमारा 19.40, 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का 19.40 स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव निकालते हैं। जेड इफेक्टिव, अब फॉर्मूला तो आपको पता ही हो गया होगा, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए लिख ही देती हूँ, जेड एक्चुअल माइनस एस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्चुअल आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्रोमियम का कितना होता है 24 माइनस एस क्या है हमारा, ये आया हुआ है स्क्रीनिंग कांस्टेंट 19.40, ठीक है। $19.40, ठीक है। ये हमारा आ गया जेड इफेक्टिव। तो ये चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 24 माइनस 19.40 हमारा आ जाएगा 0.60, और 24 में से 19, 23 में से 19 गया 4.60 आपका यहाँ पे जेड इफेक्टिव आ रहा है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू कितना आया था हमारा 4.60। ये हमारा जेड इफेक्टिव हो गया। प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते क्या है एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल। एप्लीकेशन इसके हैं, ये देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई करके ये इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको बता दिया है कि यहाँ पे ये इसका ज़रूरत होता है, इसका यूज़ होता है। इसको हम लोग चैप्टर्स जब पढ़ेंगे, चैप्टर्स की जब शुरुआत होंगी तब उसमें अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि अ 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड अर्लियर देन अ 3d ऑर्बिटल। हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें आपको पता ही है कि 4s ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल के पहले फिल करते हैं। तो ये स्लेटर्स रूल से ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। दूसरा है द ट्रांजिशन मेटल एटम लूज ns इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ड्यूरिंग आयनाइजेशन, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं 3d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आयनाइजेशन के दौरान पहले इलेक्ट्रॉन वही लूज करते हैं। तो ये क्यों होता है ये भी स्लेटर्स रूल के थ्रू एक्सप्लेन होगा। तीसरा है ट्रेंड्स इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ने पे मतलब जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जीज हमारी इंक्रीज होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, इसमें वेरिएशन होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी हम स्लेटर्स रूल के थ्रू पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है an anion is always bigger and a cation is always smaller in size than parent atom। ये आपको पता ही है कि पेरेंट एटम से जो अनायन होता है वो बड़ा होता है और कटायन जो होता है वो स्मॉल होता है। वो क्यों होता है वो स्लेटर्स रूल के थ्रू वो भी पता हो जाएगा, वो भी स्लेटर्स रूल एक्सप्लेन करता है। फिफ्थ पॉइंट है द एटॉमिक साइज विद इन अ पीरियड गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। हम पीरियड में अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारा जो एटॉमिक साइज़ होता है पीरियड्स में, हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें हमारा जो एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज़ करता है। हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है और एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है। तो ये क्यों होता है ये भी बखूबी स्लेटर्स रूल एक्सप्लेन करता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर्स जब शुरुआत करेंगे उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशंस होते हैं स्लेटर्स रूल। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जितना भी जो भी चीज़ एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप क्लासेस ज्वाइन करिएगा, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मेरा
स्लेटस रूल जो है वो ख़त्म होता है। स्लेटस रूल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को क्लास में ही पढ़ाऊँगी। तो स्लेटस रूल को यहाँ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बार मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो क्रैश कोर्स है CUET MSc केमिस्ट्री का, उसे आप ज़रूर परचेज़ करें। अगर आप उसे परचेज़ करते हैं तो आपको जो इसकी फ़ीचर्स होंगी वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स आपको मिलेंगी। आपको क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेंगे, आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट देना रहेगा, आपका PYQ क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे, आपके जो भी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स होंगे उसे एक्सप्लेन किया जाएगा, उसे बताया जाएगा, और आपके एडमिशन तक आपके साथ हम लोग बने रहेंगे। ये हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1999 का है। आप इसे परचेज़ करिए। आपको इस कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप इस नंबर पे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 6387986764, इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और इस पे आप क्वेरीज़ जो भी हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड, आप उससे पूछिए और इस कोर्स को परचेज़ करिए ताकि आप लोगों की क्लास जल्द से जल्द शुरू की जाए। मैं आप लोगों की मेंटोर दिव्यांगना सिंह आप लोगों को DNS एजुकेयर ऐप पे आप लोगों के इस कोर्स को पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो मन लगा के प्रिपेयर करिए और क्वालिफाई करिए। थैंक यू।